आपको क्लियर हो गया होगा। घर पे आप थोड़ा सा मेहनत करिए, विश्वास मानिए आप मेहनत कम करते हैं। अगर जिस दिन आप मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा और कॉन्सेप्ट को बारीकी से देखना शुरू कर दीजिएगा, चील की निगाह होनी चाहिए आपकी। जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो चील वाला निगाह रखिए, और जो फीलिंग होता है ना अंदर से आनी चाहिए, आप उस चीज को फील करें। आप जब पढ़ते हैं ना तो फील होना चाहिए कि आज क्वेश्चन हमारा बनेगा, ऐसा फीलिंग लाइए, बनेगा बनेगा बनेगा, इस तरह से करिए। जब आप इस तरह से क्वेश्चन बनाने की फीलिंग अंदर से आएगी ना, आपकी क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बनने लगेगी और आपका जो कॉन्सेप्ट का लेवल है बहुत स्टैंडर्ड लेवल पे चला जाएगा। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो विश्वास मानिए कोई भी क्वेश्चन आप इजीली तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि बेटा देखो, जितने भी क्वेश्चन है सभी का एक आधार होता है, एक बेस होता है। आधार अगर सही है आप क्वेश्चन सही बनाओगे, आधार ही नहीं है कि आधार आप सही तरीके से नहीं बनाया अपने आपके अंदर, तो फिर वो क्वेश्चन भी टफ हो जाएगा, आपका कंपटीशन भी नहीं होगा। तो विश्वास मानिए बेटा, हर एक क्वेश्चन एक आधार पे आधारित हमारा हो गया। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था रिलेशनशिप यानी मोलर रेशियो के ऊपर हमने बात किया था, और आपको मैंने एक फॉर्मूला बता दिया था कि हमारा जो मोलर रेशियो था, ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे हमारा मोलर रेशियो जैसे A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B, अगर C मोल ऑफ C प्रोडक्ट बनता है और D मोल ऑफ D प्रोडक्ट बनता है, इसका मतलब है कि हमारा मोलर रेशियो इज इक्वल। मोलर रेशियो हमेशा इक्वल होगा अगर रिएक्शन हमारा कंप्लीट होगा, है ना, फॉर कंप्लीट रिएक्शन। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन के लिए हमारा मोलर जो रेशियो है वो फिक्स होता है, वो इक्वल होता है ना। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि मोल ऑफ A बाई स्टोइकियोमेट्री ऑफ A इज इक्वल टू मोल ऑफ B बाई स्टोइकियोमेट्री ऑफ B बराबर मोल ऑफ C बाई स्टोइकियोमेट्री ऑफ C इज इक्वल टू मोल ऑफ D बाई स्टोइकियोमेट्री ऑफ D। तो बेटा इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। कभी भी रिएक्शन अगर कंप्लीट है, यानी कि ईच एंड एवरी रिएक्टेंट्स आर completely consumed in the reaction, then reaction is called complete reaction। तो बेटा complete reaction होने के लिए हमारे पास reactant और product reactants का जो concentration है वो हमारा 0 होना चाहिए, है ना, after time t। अब देखिए, अब यहां पे हम करते क्या है कि जब हमारा मोलर रेशियो इक्वल होता है तो हम यहां कह सकते हैं कि रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब जैसे देखिए, अगर कंप्लीट रिएक्शन है, यहां पे ध्यान से देखिएगा, अगर कंप्लीट रिएक्शन है तो हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक फॉर्मूला यहां पे देखिए, फॉर्मूला नंबर वन, एंड दैट इज मास रिलेशनशिप। तो बेटा देखो, यहां पे हम फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने लास्ट में आपको फॉर्मूला बता दिया था, यानी कि हम यहां पे करेंगे क्या, मास ऑफ ए। देखो बेटा, ए का मास लिखना डिवाइड बाय मास ऑफ, मान लीजिए कि हमारा ए है और बी है। क्योंकि रिएक्टेंट अगर कंप्लीट हो चुका है तो सी और डी जो बन रहा है ना, उसको कंट्रोल ए और बी करेगा। तो आपका जो सी और डी बनता है उसको कंट्रोल ए और बी करता है अगर हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई भी एक रिएक्टेंट हमारा बच जाए तो उसको कहते हैं एक्सेस रिएजेंट, और जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो वो हम आगे भी चर्चा करेंगे उसको, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, मान लीजिए कि प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा है हमारा ए, तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ ए डिवाइड बाय मास ऑफ सी इक्वल टू लिखना है बेटा मोलर मास ऑफ, देखो मास ऑफ ए लिखा है ना यहाँ पे आपने, तो यहां लिखिएगा मोलर मास ऑफ ए, और यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को जरूर मल्टीप्लाई करिए। बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं और उनका आंसर भी नहीं आता है। स्टोइकियोमेट्री को मल्टीप्लाई ही नहीं करते, आपके रिएक्शन को देखना है और चेक करना है क्या आपका रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, ठीक है ना। नीचे डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करके यहां पे लिखिए मोलर मास ऑफ सी इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहां पे हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया बेटा, सभी फॉर्मूला इसी से आ रहा है आपका। यहां पे हमारा फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, जिसमें हम मास रिलेशनशिप देख रहे हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है सी वो ए के ऊपर डिपेंड है, इसीलिए हमने यहाँ पे मास ऑफ ए लिखा है डिवाइड बाय मास ऑफ सी लिखा है। मान लीजिए कि अगर सी
बी के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम यहां लिखेंगे क्या, मास ऑफ बी डिवाइड बाय मास ऑफ सी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ बी इंटू स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सी इंटू स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी। तो बेटा यहाँ पे देखो, फर्स्ट में आपको प्रोडक्ट जो हमारा सी है उसको कंट्रोल ए कर रहा है, तो मान लीजिए अगर कंट्रोल बी करता तो क्या लिखते हम, तो यहां लिखते मास ऑफ बी डिवाइड बाय मास ऑफ सी इज इक्वल टू, आप यहां लिखेंगे मोलर मास ऑफ बी इंटू उसका स्टोइकोमेट्रिक जो आपके रिएक्शन में रहेगा, स्टोइकोमेट्रिक को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड कर दीजिए यहां पे मोलर मास ऑफ सी इंटू उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो बेटा यहां पे ध्यान से देखिए, अगर हमारा सी प्रोडक्ट है, ए और बी रिएक्टेंट है और रिएक्शन कंप्लीट है, इसका मतलब प्रोडक्ट के बनने को कंट्रोल कौन कर रहा है, ए और बी दोनों कर रहा है। यानी यहाँ पे सी का जो रेशियो होगा, मास रेशियो आपका जो आप जो लेंगे, सेम यहाँ पे मोलर मास का रेशियो विद स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए कि डी हमारा है, डी को कंट्रोल ए भी कर सकता है और डी को कंट्रोल बी भी कर सकता है। तो आप यहां क्या लिखेंगे, मास ऑफ ए डिवाइड बाय मास ऑफ डी, ठीक है ना, इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ ए इंटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ डी इंटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे ये चीज समझ लीजिए अच्छे से कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमारा जो मास रेशियो है वो हमारा ऑलवेज मोलर मास रेशियोज के बराबर होता है ना। तो ये हमारा फंडा है, इस फंडे को क्लियर कर लीजिए। चलिए अब इसके ऊपर बेटा एक क्वेश्चन चेक करते हैं। देखिए कह रहा है कि इफ 14 ग्राम N2 reacted with H2 reacted with H2 to form ammonia. Find mass of H2 and mass of NH3, ठीक है ना। also find mole of H2 and mole of ammonia। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से समझिए, आपसे कह रहा है कि मोल निकालना है आपको H2 का और मोल निकालना है अमोनिया का। मास भी कह रहा है कि मास ऑफ हाइड्रोजन मास ऑफ अमोनिया दोनों निकालना है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन चूंकि कंप्लीट है तो मोलर रेशियोज हमको देख लेना है। मोलर रेशियो देखिए यहाँ पे चेक करते हैं। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन लिखो N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3। मैंने रिएक्शन को ऑलरेडी बैलेंस कर लिया है ना। चलिए क्या लिखेंगे, मोल ऑफ Na। देखो Na का मोल, यानी हमें क्या करना है, हमें अमोनिया का और हाइड्रोजन के साथ रिलेशन देखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोल ऑफ N2 डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्री ऑफ N2, मोल ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्री ऑफ अमोनिया। ठीक है बेटा, देखो अमोनिया के प्रोडक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है, तो यहाँ नाइट्रोजन कंट्रोल कर रहा है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्या होगा, मोल ऑफ N2 कितना दिया हुआ है, मोल ऑफ N2 इज नॉट गिवन, दैट इज 14 ग्राम आपको बेटा यहाँ पे N2 दे दिया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ मोल निकालना है। तो मोल निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट और इनटू कर देना यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट N2 का। यहाँ पे मोल में ही आंसर आप निकाल सकते हो और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ NH3। बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिए, वेट कितना दिया है, तो 14 ग्राम हमारा वेट है, तो यहाँ पे आप 14 रखिए। मोलर मास देखिए कितना है नाइट्रोजन का, 14 टू द 28, तो आप यहाँ 28 को पुट करेंगे। नाइट्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया लिखेंगे डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अमोनिया, देखो कितना है, दैट इज 2, आप यहाँ पुट कर लेंगे। 14 टू द 28 हो गया, तो यहाँ पे 1/2 बराबर मोल ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय 2। यहाँ 2 से 2 फर्दर कैंसिल करेंगे, तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 1। तो बेटा मोल आपका अमोनिया का निकल गया 1। अब मोल निकल गया तो आप इजिली यहाँ पे मास भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए मोल बटा गिवन मास बाई मोलर मास। तो बेटा गिवन मास आपको चाहिए, तो गिवन मास चाहिए, मोलर मास अमोनिया का 17 होता है, करके देख लो, 14 और 3 17।
देयरफॉर गिवन वेट बराबर नंबर ऑफ मोल इंटू 17 कर लो, नंबर ऑफ मोल इंटू 17 कर लीजिए, तो नंबर ऑफ मोल इज गिवन दैट इज 1, यहाँ पे आप 1 इंटू 17 कर लो, यानी कि 17 ग्राम हमारा वेट ऑफ अमोनिया आ जाएगा, है ना बेटा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 17 ग्राम हमारा वेट ऑफ अमोनिया आएगा। और इजी तरीके से भी आप बना सकते हो। यहाँ पे देखो, अगर ये आपका नाइट्रोजन हमारा 1 मोल है तो अमोनिया 2 मोल हो जाएगा। मान लीजिए कि सपोज करते हैं कि अगर ये 100 ग्राम है, सपोज करो, तो ठीक है, इसका डबल हो जाएगा, यानी 200 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि अगर 28 ग्राम है, देखो ध्यान से 28 ग्राम है, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 17 ग्राम, है ना। 2 टाइम्स ऑफ 17 ग्राम, 2 इंटू 17 हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 17 हो गया। मान लो अगर इसका तुम आधा कर दो, 14 ग्राम कर दो, तो ये भी आधा हो जाएगा। आधा करने का मतलब डिवाइड बाई 2, 2 खत्म, 17 ग्राम हो गया। तो यहाँ पे इजी तरीके से आप एकदम सॉल्व कर सकते हैं। मोल वाले फॉर्मूले को भी आप यूज कर सकते हैं, और नहीं समझ में आता है, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मास वाले फॉर्मूले के भी यूज कर सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे बेटा, इसको समझिए। आपको करना बस ये है कि आपको रिलेशन किस में बताना है। तो देखो बेटा, रिलेशन यहाँ पे आपको हाइड्रोजन में और अमोनिया में, इन दोनों को रिलेट करना है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको जरा समझने का प्रयास करिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला गिवन है। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ ए डिवाइड बाई मास ऑफ सी बराबर मोलर मास ऑफ ए इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सी इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बड़ा इजी फॉर्मूला है आपका। अब क्या करेंगे, हमें किन दोनों के बीच में रिलेशन फिट करना है। देखो यहाँ पे हमें करना है हाइड्रोजन और अमोनिया में। तो ऊपर हाइड्रोजन का मास लिखो, नीचे अमोनिया का मास लिखो। चलो लिख के देखते हैं। तो देखो मास ऑफ, यहां पे करेंगे क्या, मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ अमोनिया NH3, ठीक है, इक्वल टू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ NH3 इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है बेटा, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो मास नाइट्रोजन का तुम्हारा गिवन है 14 ग्राम, तो आप यहाँ 14 ग्राम लिखो। अमोनिया का मास आपको नहीं पता है, तो यहाँ लिख देते हैं मास ऑफ अमोनिया, नहीं पता हमें चाहिए। मोलर मास देखो नाइट्रोजन का कितना हो गया, यहाँ पे रिएक्शन में देखो 14 टू द 28, तो यहाँ पे 28 करेंगे। साथ में स्टोइकियोमेट्रिक कितना दिया है, तो नाइट्रोजन के लिए स्टोइकियोमेट्रिक 1 है, तो यहाँ पे 1 लगा देना। मोलर मास अमोनिया का चेक करो, मोलर मास हमारा 14 और 3 17 हो गया, इंटू 2 देखो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक हमारा 2 लगा हुआ है, यहाँ पे चेक करिए स्टोइकियोमेट्रिक इज गिवन 2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 2 से 14, 14 से 14 खत्म। मास ऑफ अमोनिया यहाँ पे बेटा देखो 17 ग्राम आ गया। इसका मतलब है कि अगर हम इस फॉर्मूले से भी बनाते हैं तो पहले मोल आता है, और अगर मोल को फिर मास में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इजिली हम यहाँ मोल को मास में चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर मास में क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है या उसका सॉल्यूशन करने के लिए बोला जा रहा है, आप यहाँ मास वाला फॉर्मूला लगाइए, आपको ये चीज इजी तरीके से बन जाएगा। तो आई होप बच्चों कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए ये फटाफट इसको स्क्रीनशॉट करिए, आगे हम बात करते हैं। करिए। तो बेटा यहां पे देखिए हमारे पास सपोज करते हैं कार्बन है, अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमें CO2 मिलता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कार्बन व्हेन ऑक्सीडाइज इट फॉर्म CO2, या कार्बन को आप जब कंबसन कीजिएगा आपको CO2 मिलेगा। तो चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग इसके अंदर सारा कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमारा स्टोइकियोमेट्रिक का रेशियो क्या है वो चेक करो, और उसके पहले हमें चेक करना है कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। सबसे पहला काम हमारा रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पे बेटा ध्यान से देखिए रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड है ना, दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो की, SCR की। SCR क्या है, तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है। तो बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका 1, यहाँ पे भी 1, इसका यहाँ पे भी 1, यानी कि 1:1:1 का रेशियो है। बेटा ध्यान रखिएगा ये हमारा ऑलवेज फिक्स होता है। ऑलवेज क्या होता है, फिक्स होता है। यानी कि अगर हमारा ये रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो अगर हम मोलर रेशियो बना देते हैं
या मोल रेशियो बना देते हैं। देखो अगर हम इसको मोल रेशियो बनाएं तो यहाँ पे क्या हो गया, मोल ऑफ कार्बन हमारा 1 दिया हुआ है, देखो कार्बन का मोल हमारा 1 है, फिर मोल ऑफ ऑक्सीजन और मोल ऑफ CO2, ये हमेशा फिक्स होगा बेटा। ध्यान से देखिए तीनों का जो मोल का रेशियो है वो हमारा क्या है, 1:1:1 का, है ना। तीनों हमारा क्या बेटा, फिक्स है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, अगर हम रेशियो को बदलते हैं, अगर हम रेशियो को चेंज कर देते हैं, जैसे मान लो अगर हमने डबल कर दिया, मान लो कार्बन को हमने डबल कर दिया, कार्बन को हम लोग 2 मोल कर देंगे, तो बताओ ऑक्सीजन कितने मोल लेने होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल लेने होंगे। बेटा देखो अगर हम इसको 2 मोल कर दें तो इसको भी हमें 2 मोल करना होगा और इसको भी हमें 2 मोल करना होगा, तभी हमारा रेशियो मेंटेन रहेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, रेशियो को मेंटेन करने के लिए हमारा मोल का जो रेशियो है, यानी यहाँ पे जो आपका प्रोपोर्शनैलिटी का जो रेशियो है वो हमारा फिक्स रहेगा, वो हमारा मेंटेन रहेगा। तो ये बात आप भूलिएगा नहीं, हमेशा हर एक रिएक्शन का जब बैलेंस आप कर लीजिएगा तो हर रिएक्शन का एक रेशियो जो होता है ना बेटा वो फिक्स होता है, किसी भी रिएक्शन का आप ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या करिए, फिर से वापस इसको काटो, तो वापस अगर काटिएगा हमारा फिर से हमारा 1:1:1 आ जाएगा। मान लीजिए अगर आप इसको चेंज करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे 4 कर दें, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, अगर ये 4 लीजिएगा तो इसको भी 4 लेना है, इसको भी 4 लेना होगा, तभी हमारा रेशियो 1:1:1 का रेशियो मेंटेन रहेगा, नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसी रेशियो को फिक्स रखना है। तो यहां पे समझिए, हमने अभी मोल रेशियो को ले लिया, फिक्स कर दिया। मान लीजिए कि हम अगर मोल की बात करें तो अगर कार्बन का हमने 1 मोल ले लिया है तो ऑक्सीजन भी हमें उतना ही मोल चाहिए होगा और NCO2 भी हमें उतना ही चाहिए, यानी कि 1 मोल ही चाहिए होगा। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं अलग कर दूं। अब देखो मान लो कि अगर हमने इसको 2 मोल ले लिया और ये भी हमारा कितना लगेगा, 2 मोल लगेगा, तो बताओ यहाँ पे CO2 का कितना मोल बनेगा, तो हियर इज योर 2 मोल, ये हमारा 2 मोल ही बनेगा, है ना। चलिए ये तो आप समझ गए। अगर मान लीजिए हमारा कार्बन सॉलिड के फॉर्म में है तो हम मास यहाँ पे देखो, मास कार्बन का कितना ग्राम हो गया, 12 ग्राम हो गया। बेटा ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन हमारा बैलेंस है ना, रिएक्शन बैलेंस है। अब मास कार्बन का हो गया कितना, मास हो गया 12 ग्राम, है ना, 12 ग्राम हमारा मास हो गया कार्बन का। ऑक्सीजन का देखो कितना हो जाएगा, 32 ग्राम, अगर ग्राम में लिखते हैं तो। और कार्बन डाइऑक्साइड देखो कितना है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 44 ग्राम। तो आपसे सवाल पूछा जाता है, ये बताइए अगर रिएक्शन कंप्लीट कंबशन हो रहा है, यानी पूरे तरह से हमारा कार्बन कंज्यूम हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, तो ये बताइए कि अगर 6 ग्राम कार्बन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना ग्राम बनता है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर 16 ग्राम हम ऑक्सीजन लेते हैं तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम बनेगा। ये आप कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए ग्राम वाले में तो मैंने आपको समझा दिया कि मास आपको लेना है, मास का रेशियो कर देना है, उधर मोलर रेशियो करना है, स्टोइकियोमेट्रिक करना है। मान लीजिए कि लेट अस सपोज, है ना, आपसे कह दे, क्वेश्चन के फॉर्म में ही कह दे, ये बताओ कि इफ 6 ग्राम ऑफ कार्बन इज टेकन, आपसे कह देगा ये बताओ कि व्हाट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। अमाउंट पूछ रहा है, मतलब ग्राम में पूछ रहा है, मान लीजिए, है ना। तो बेटा यहाँ पे देखो सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि 12 ग्राम हम अगर कार्बन को बर्न करते हैं तो हमारा 44 ग्राम CO2 मिलता है। आपसे पूछ रहे हैं कितने ग्राम के लिए, तो 6 ग्राम के लिए। तो इससे पहले आप 1 ग्राम के लिए पहले निकाल लो। 1 ग्राम कार्बन को अगर आप बर्न करते हो तो बेटा यहाँ पे 44 डिवाइड बाई 12 ग्राम हो जाएगा। किसका हो जाएगा, तो CO2 का हो जाएगा। तो आपसे कहा जा रहा है 6 ग्राम के लिए निकालिए, तो कैसे निकालिएगा, तो 44 डिवाइड बाई 12 इंटू कर देना 6, 6 2 12 और यहाँ पे 22 ग्राम हो गया। तो बेटा यहाँ पे देखो कितने आसानी से आपने यहाँ पे 22 ग्राम ले आया। यानी अगर हम इसको हाफ करते हैं मेरा CO2 भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि रेशियो हमारा 1:1:1 का है ना। अगर मान लीजिए अगर आप ऑक्सीजन को हाफ कर दीजिए, सपोज करिए यहाँ पे 32 ग्राम दिया है ऑक्सीजन का, अगर आप इसको हाफ कर देंगे, जरा सोचिए क्या होने वाला है ना। अगर इसको हाफ कर दीजिएगा बेटा, ध्यान से देखिए, अगर मास ऑफ ऑक्सीजन को कर दिया हमने हाफ, यानी 16 ग्राम कर दिया, तो आपसे पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास बता दो बेटा क्या होगा। और इजी तरीके से आप बता सकते हैं। देखो अगर आपने ऑक्सीजन को हाफ किया है तो CO2 का भी हाफ बनेगा, रेशियो हमेशा मेंटेन रहेगा। यानी कि यहाँ पे 44 ग्राम है बेटा, तो यहाँ पे देखिए 22 ग्राम बनने वाला है।
आप इसको फॉर्मूले से भी चाहे तो बना सकते हैं, बहुत आसान तरीके से बनता है ना। तो मास के टर्म्स में रहेगा तो आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर आपको मास के टर्म्स में निकालना आ गया है, मास के टर्म्स में अगर आपको निकालना आ गया है तो आप इसको वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है और हमें मिलता है CO2 गैस के फॉर्म में। रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा गैस के फॉर्म में है और ये भी गैस के फॉर्म में है। तो बेटा ध्यान से देखिए कि 12 ग्राम अगर कंबशन कर रहा है तो CO2 का कितना वॉल्यूम आपका मिल रहा है। तो बेटा CO2 का जो वॉल्यूम मिल रहा है वो मिल रहा है 22.4 लीटर। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टोइकोमेट्री है भी नहीं कि आप 22.4 लीटर को किसी से मल्टीप्लाई करिएगा, है ना। तो आपको यहाँ पे 1 मोल ही मिल रहा है। देखो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो हमारा 1 है, तो आपका जो मोल मिल रहा है दैट इज 1 मोल। अगर स्टोइकोमेट्री को हम मोल बना के अगर चलते हैं, हमारा 1 मोल आ रहा है। अब सोचो कि अगर हम 1 मोल की बात करते हैं तो 22.4 लीटर आपका वॉल्यूम होता है। तो हम यहाँ ग्राम को वॉल्यूम में भी चेंज कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन करेगा, आपसे क्वेश्चन ये करेगा कि अगर हम मान लीजिए कि कार्बन का मास हम ले लेते हैं 24 ग्राम, देखना बेटा ध्यान से, तो आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 बताइए क्या होगा। ठीक है, बड़े प्यार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मक्खन की तरह करिए सॉल्व इसको। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। देखो बेटा आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, मास ऑफ कार्बन बटा कर देना वॉल्यूम ऑफ CO2। अब हम लोग आ चुके हैं मास बाई वॉल्यूम के रेशियो में। अगर हम यहाँ पे मास और वॉल्यूम को रिलेट करें तो मास ऑफ कार्बन लिखना है, नीचे डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ CO2 और यहाँ पे लिख लेना है आपको मोलर मास लिखना है और साथ में स्टोइकोमेट्रिक, भूलना नहीं बेटा स्टोइकोमेट्रिक को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ CO2। बेटा ध्यान से देखिए यहाँ पे आपके रिएक्शन में जो वॉल्यूम होगा टोटल आपको वही लिखना है, यानी कि 22.4 लीटर इंटू स्टोइकोमेट्री 1। तो कार्बन का मास दिया है 24 ग्राम, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ CO2 चाहिए तो वॉल्यूम ऑफ CO2 निकाल लो आप, यानी कि V ऑफ CO2 निकाल लेना है। मोलर मास कार्बन का है 12 ग्राम, 22.4 लीटर है। तो बेटा ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 से काट दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो VCO2 मिल जाएगा 22.4 इंटू कर देना 2, यानी कि 44.8 लीटर हो गया। यानी कहने का मतलब कि अगर आपने कार्बन के मास को डबल कर दिया तो वॉल्यूम हमारा डबल हो जाएगा। बेटा ध्यान देना, यहाँ पे बहुत काम की चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको। अगर मास हमने डबल कर दिया, यानी कि मास हमने 24 ग्राम कर दिया, यानी कि कार्बन का मास डबल कर दिया, तो वॉल्यूम पे क्या चेंज आएगा। तो बेटा वॉल्यूम में चेंज आएगा, वॉल्यूम हमारा 22.4 से डबल हो जाएगा, तभी हमारा रेशियो मेंटेन रहेगा। 1:1:1 का रेशियो हमारा मेंटेन होगा, है ना। ये भी डबल हो जाएगा, तो हमेशा ध्यान रखना, इसको डबल करोगे तो ये डबल हो जाएगा, इसको डबल करोगे तो ये डबल हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो मास और वॉल्यूम का भी रेशियो आप यहाँ कर सकते हैं। अभी मैं उसके फॉर्मूले को भी लिखने जा रहा हूं, आप जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट करिए। जा रहा हूं मास और वॉल्यूम का रेशियो। तो देखो मास वॉल्यूम रेशियो या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे मान लीजिए ए है, ए का स्टोइकोमेट्री स्मॉल ए है, प्लस बी है, बी का स्टोइकोमेट्री स्मॉल बी है, आपको दे रहा है सी, उसका स्टोइकोमेट्री सी दे रहा है। तो बेटा यहाँ पे देखिए ये हमारा सॉलिड के फॉर्म में है और ये हमारा गैस के फॉर्म में। रिएक्शन हमारा कंप्लीट है, ठीक है ना, रिएक्शन कंप्लीट है, रिएक्शन हमारा बैलेंस है। अब देखिए क्या लिखना है मास और वॉल्यूम में। तो देखो अगर रिएक्शन कंप्लीट है तो प्रोडक्ट को कंट्रोल हमारा ए और बी दोनों कर सकता है। सपोज करिए कि बी का हमारा मास है, यानी सॉलिड के फॉर्म में, तो यहाँ मास हम लिखेंगे। तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला देखिए कैसे करते हैं, बनाते हैं। आपको लिखना है यहाँ पे कि मास ऑफ ए, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ, आपको मास और वॉल्यूम का रिलेशन चाहिए, ठीक है, ध्यान से देखना, मास और वॉल्यूम का रिलेशन चाहिए। रिएक्शन हमारा कंप्लीट है, क्या लिखिएगा, मास ए का वॉल्यूम सी का, है ना।
तो वॉल्यूम ऑफ सी लिखेगा बराबर मास ऑफ ए, यानी यहां लिखना आप मोलर मास ऑफ ए इंटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, डिवाइड कर देना। बेटा ध्यान से देखिए, वॉल्यूम के सामने वॉल्यूम ही लिखना होगा, मोलर वॉल्यूम इंटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बेटा ध्यान से देखिए, एट एसटीपी लगाना मत भूलिएगा, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो वॉल्यूम होगा हम उस रिएक्शन को देखेंगे, उसके बाद ही इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे देखिए, आपको क्वेश्चन में कह रहा है सपोज करो हम अभी ले रहे हैं, मान लीजिए कि हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट और ये डिकम्पोज करके जब हम इसको हीट करेंगे तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड CO2 मिल रहा है। तो बेटा देखो, ये गैस मिल रहा है और ये हमारा सॉलिड है, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को रिलेट कर रहे हैं, मतलब इसके मास और इसके वॉल्यूम में रिलेट कर रहे हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है वो कितना है, कैल्शियम का 40 ग्राम होता है, कार्बन का 12 ग्राम और 16 4 जा 48 ग्राम। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, जोड़िए, तो ये हमारा 16 ग्राम हो जाएगा। तो बेटा देखो 100 ग्राम अगर बर्न करता है, रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड है, यहाँ पे आप लिख लेना रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड है, ठीक है ना, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। मान लीजिए हमारा 100 ग्राम है, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिल रहा है, तो 40 प्लस 16 यानी कि 46 ग्राम। देखो 46 ग्राम हमारा कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल रहा है, दिस इज योर 44 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम। अब आपसे कह रहा है इसको वॉल्यूम में लिखना है, चलिए वॉल्यूम में भी लिख के दिखाते हैं। तो चूंकि ये मास के टर्म्स में बेटा, तो इसको हम 100 ग्राम ही रहने देते हैं, क्योंकि मास के टर्म्स में लिखना है। कैल्शियम ऑक्साइड भी हमारा सॉलिड है, तो इसको भी हम 46 ग्राम के टर्म्स में ही रहने देते हैं। लेकिन हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको क्या लिखें बताओ, इसको हमें वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड है मास के टर्म्स में 44 ग्राम, लेकिन वॉल्यूम के टर्म्स में लिखा जाए तो चूंकि मोलर यहाँ पे जो स्टोइकोमेट्री है वो 1 है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 22.4 लीटर। चूंकि 1 मोल किसी भी गैस का अगर उसके वॉल्यूम को देखा जाए तो वो होता है 22.4 लीटर, है ना। तो ये हमारा हो गया मोलर वॉल्यूम, ठीक है ना, एट एसटीपी। अब क्वेश्चन कह रहा है आपको ये बताओ कि अगर हमारा फाइंड, देखो बेटा, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 व्हेन 800 ग्राम, या ऐसे करो 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज। कह रहा है कि 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अगर डिकम्पोज करता है तो बताइए कि कितना वॉल्यूम हमारा CO2 का बनेगा। तो इसको करने के लिए क्या लिखेंगे, आप फॉर्मूला अप्लाई करिए। देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 का रिलेशन चेक करो। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बेटा देखो आप क्या लिखेंगे, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना दिया है, तो देखिए यहाँ पे आपको मास दे दिया गया है 200 ग्राम, तो आप यहाँ लिखिए 200 ग्राम, डिवाइड कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ किसका लिखना है हम लोग को, CO2 का। तो बेटा वॉल्यूम CO2 का हमें नहीं पता, यानी 200 ग्राम के रिस्पेक्ट में हमारा वॉल्यूम निकालना है, वो नहीं पता है। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, ग्राम के सामने मोलर मास। तो बेटा मोलर मास ऑफ किसका लिखना होगा आपको, इस वाले का। तो इस रिएक्शन में क्या मोलर मास है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 100 इंटू स्टोइकोमेट्रिक, देखो यहाँ पे 1 है, आप यहाँ 1 लिखिएगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम CO2 का। मोलर वॉल्यूम कितना है बेटा, तो 22.4 लीटर हमारा हो गया मोलर वॉल्यूम। अब आप इजीली तरीके से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे 2 बार में काटिए, VCO2 ऊपर ले जाइए, देयरफॉर VCO2 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 22.4 लीटर, 2 टाइम्स ऑफ 22.4 लीटर, यानी हो जाएगा आपका 44.8 लीटर एट एसटीपी। तो इसी तरह से हम यहाँ पे मास वॉल्यूम के रिलेशनशिप को हम निकाल सकते हैं, इजी तरीके से हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर स्टोइकोमेट्री होगा तो बेटा गुना कर दीजिएगा, नहीं है तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए ये तो हमारा हो गया मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है बेटा। तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के बाद हम करने जा रहे हैं वॉल्यूम रिलेशनशिप। देखो वॉल्यूम रिलेशनशिप देखो वॉल्यूम रिलेशनशिप को कैसे समझते हैं। देखो आपके पास क्या है, आपके पास
सपोज करते हैं यहाँ पे हम ले रहे हैं N2 प्लस H2, हमें मिल रहा है अमोनिया। तो बेटा सबसे पहला काम क्या है कि हमें इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है। तो चलिए बैलेंस करके देखते हैं। नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 2 है, तो इधर आपको क्या करना है, 2 लगा देना है। तो बेटा जैसे ही नाइट्रोजन को 2 किया आपने, हाइड्रोजन बढ़ गया, 3 2 6 हो गया, तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 2 6 हमारा हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हमारा 6 हो गया और यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गया। ठीक है ना। चलिए रिएक्शन तो हमने कम से कम बैलेंस कर लिया है, और बैलेंस करना हम सीख चुके हैं, बैलेंस करना हम जानते हैं। तो बेटा अब हम समझते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप कैसे है ना। तो देखो, क्योंकि नाइट्रोजन भी हमारा गैस के फॉर्म में है, हाइड्रोजन भी गैस के फॉर्म में है, और अमोनिया भी हमारा गैस के फॉर्म में है ना बेटा। अब देखो नाइट्रोजन का वॉल्यूम देखो, यहां ध्यान से समझ लेना, पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पहले चेक करो। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमारा 1 है। देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां मैं लिख रहा हूं, देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो रेशियो है हमारा क्या है, 1:3, 3:2। बेटा इस रेशियो को कभी डिस्टर्ब मत कीजिएगा, कभी भूल के भी सोचिएगा भी नहीं कि ये रेशियो आपका कभी डिस्टर्ब होगा। अगर आप नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं, अमोनिया बनता है, तो ये रेशियो आपको हमेशा फिक्स रखना है। सबसे सिंपलेस्ट रेशियो आपका यही है ना। अब ये सिंपलेस्ट रेशियो हमारा है। अब बेटा ध्यान से देखिए, अगर हमारा रेशियो सिंपलेस्ट है, कोई भी अगर आप मोल लेते हैं उसको सिंप्लीफाई करके आपको यही लाना है, अगर रिएक्शन कंप्लीट है ना। रिएक्शन कंप्लीट नहीं है फिर तो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन अगर हमारा कंप्लीट कंबशन है, रिएक्शन कंप्लीट है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे मोलर रेशियो हमारा हमेशा इक्वल होता है हर एक रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए। तो मोलर रेशियो विल बी ऑलवेज इक्वल, है ना। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो यहाँ हमारा 1 मोल है, तो 1 मोल नाइट्रोजन के लिए कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पे 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। बेटा ध्यान से देखिए, 1 मोल नाइट्रोजन के लिए कितना मोल चाहिए, 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल चाहिए। और अगर 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन है, तो बताओ कितना मोल बनेगा अमोनिया। तो यहाँ पे आपको देखो 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 1 मोल 3 मोल के साथ कंबाइन करेगा और 2 मोल अमोनिया बनाएगा। तो बेटा अब ये समझो कि अगर हमें 1 मोल अमोनिया बनाना है, 1 मोल अमोनिया बनाना है, तो आप क्या करिएगा, तो आप अगर यहाँ 1 मोल अमोनिया बनाना चाहते हैं तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपको हाइड्रोजन को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये 0.5 मोल लेना होगा और ये कितना लेना होगा, 1.5 मोल लेना होगा, और यहाँ पे आपका 1 मोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो ये बात आप भूलिएगा नहीं। तो अगर हम इसको हाफ कर देते हैं तो यहाँ भी आपको हाफ लेना होगा, ठीक है ना। और यहाँ देखो 0.5 का 3 टाइम्स यहाँ पे है, जैसे 1 है यहाँ 3 है, तो ये 3 टाइम्स है ना। उसी तरह से 0.5 का 3 टाइम्स हमारा 1.5 है। अब ये कितना है, ये 2 टाइम्स है। 0.5 का ये 2 टाइम्स है। भूलिएगा नहीं, ये सब बहुत काम का है, आप लोग भूल जाते हैं। एक बार अच्छे से देखो, विजुअल मतलब देखकर जो चीज आप समझ सकते हो ना, वो पढ़ के नहीं समझ सकते। एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखिए, है ना। देख कर आप 2-3 बार अगर आप देख भी लीजिएगा ना, वो लाइफ टाइम आपके जहन में उतर जाएगा, आपके दिमाग में छप जाएगा वो चीज, है ना। तो आप जो वीडियो देखते हैं, आप जो अभी ये फील कर रहे हैं, अंदर से जो फीलिंग जनरेट हो रहा है, ये बहुत ही कीमती फीलिंग है बेटा। और आप अगर यहाँ पे अच्छे से ये चीज समझ जाते हैं, विश्वास मानिए कि कितना भी टफ न्यूमेरिकल होगा आपके सामने, वो आप बना लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे 0.5 ले रहे हैं तो ये हमें लेना होगा 1.5 और ये लेना होगा हमें 1 मोल। इतना बात क्लियर है, इतना बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम मान लेते हैं कि वॉल्यूम की बात करें, तो बेटा ध्यान से देखो, हम अभी 1 मोल को ही लेके चल रहे हैं, जो रेशियो हमारा दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमने 1 मोल को देखा, 1 मोल के लिए हमारा 22.4 लीटर हम N2 का यूज कर रहे हैं। तो अगर हम N2 का 22.4 लीटर यूज कर रहे हैं, तो बताओ हाइड्रोजन का कितना यूज करना पड़ेगा, 3 टाइम्स ऑफ 22.4 लीटर। तो बेटा जस्ट इसका ट्रिपल करना पड़ेगा। तो अमोनिया का कितना करना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ 22.4 लीटर। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को? बिल्कुल इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपको यहाँ पे वॉल्यूम बताना है। अगर हम यहाँ पे देखो, अगर इसका वॉल्यूम हम 11.2 लीटर लेते हैं, तो आपको फाइंड करना है कि बताओ कि वॉल्यूम ऑफ अमोनिया क्या होगा। ठीक है बेटा, आपको ये वॉल्यूम बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको
फॉर्मूले से बताता हूं, ठीक है। ठीक है, आपको तो ऐसे भी देख के लग रहा है ना, इसका हाफ कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा। अगर हमारा N2 अगर हाफ हो गया तो सोचो NH3 भी हाफ हो जाएगा ना। देखो इसको हाफ किया, इसको भी हाफ करना, तो इसको भी हाफ करना पड़ेगा, है ना। अभी 0.5 मोल ले रहे थे तो ये 1 मोल हो गया, यानी अगर 11.2 लेते हैं तो ये हमारा 22.4 लीटर हो जाता है। और समझ में आ रही है आपको। लेकिन हम इसके लिए एक फॉर्मूला डिजाइन करेंगे अभी जस्ट, कि आपको, चलिए अभी ये तो बड़ा आसान सा लग रहा है आपको, फॉर्मूला डिजाइन करते हैं और फॉर्मूले के बेस पे आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आइए आज हम आपको फॉर्मूला बताने जा रहे हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे हमको क्या करना है, किसी भी जनरल एक्सप्रेशन को ले लेना है, उठा लेना है। जैसे मान लो A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B गिव्स यू C मोल ऑफ C। जैसे ये एक रिएक्शन है हमारा, यहाँ नाइट्रोजन मान लो, यहाँ हाइड्रोजन मान लो, यहाँ अमोनिया मान लो। इस तरह से आप इसको देखिए, कंपेयर करिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, ये भी हमारा गैस के फॉर्म में, ये भी गैस के फॉर्म में, और ये भी हमारा गैस के फॉर्म में दिया हुआ है, तभी तो वॉल्यूम आएगा। चलो अब क्या करेंगे हम, देखो वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले देखो बेटा वॉल्यूम ऑफ A डिवाइड बाई, ये किसको कंट्रोल कर रहा है, तो C को कंट्रोल कर रहा है, तो यहां लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ C। तो वॉल्यूम ऑफ A डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ C हो गया, बराबर। अब क्या लिखना होगा आपको, लिखना होगा मोलर वॉल्यूम ऑफ A इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A डिवाइड बाई, यहां बताओ मोलर वॉल्यूम ऑफ किसका, ऑफ C के लिए, मोलर वॉल्यूम ऑफ C इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ C। ठीक है बेटा। चलिए अब बड़ा आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को देखिए करके, आपको यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया, आपको क्वेश्चन कह रहा है ये बताओ कि 44.8 लीटर अगर हम N2 का ले लेते हैं, मान लो कि वॉल्यूम N2 का दिया हुआ है 44.8 लीटर, तो आपको यहाँ फाइंड करना है कि वॉल्यूम अमोनिया का क्या फॉर्म होगा। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूले पर रखिए। N2 का वॉल्यूम कितना दिया है बेटा, तो 44.8 दिया है, आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। ठीक है, मोलर वॉल्यूम चलो चेक करते हैं। N2 का मोलर वॉल्यूम यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, N2 का मोलर वॉल्यूम है 22.4 लीटर, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट हमारा 1 मोल के लिए था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 22.4 लीटर, स्टोइकियोमेट्री हमारा 1 है। वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कितना बेटा, देखो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया है 22.4 लीटर इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमारा 2 लगा देना, काट दो इसको, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अमोनिया क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, ये ऊपर चला जाएगा और ये 44.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 44.8 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी ये आ जाएगा हमारा 89.6 आ गया, है ना। ये हमारा लीटर हो गया। बेटा आप ऐसे भी बता सकते हो इजिली, ये बिना फॉर्मूले को यूज करके आप कई क्वेश्चंस को बना सकते हैं। देखिए स्टोइकियोमेट्रिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप बिना फॉर्मूले को यूज करके, देखो पहले कॉन्सेप्ट आया उसके बाद फॉर्मूला डिराइव हुआ, तो आप पहले कोशिश करिए कि अपने से खुद से फॉर्मूले को डिराइव करिए, है ना। कॉन्सेप्ट के बेस पे फॉर्मूला डिराइव करिए, फॉर्मूला कभी हो सकता है आप भूल भी जाइए, लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार अगर दिमाग पे छप गया, दिल और दिमाग पे अगर सेट कर गया, तो आप फॉर्मूला इजिली वहीं पे बैठे बैठे आप बना सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए बेटा 89.6 लीटर हमारा हो गया अमोनिया वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया देख लीजिए करके। अगर हम 44.8 ले रहे हैं तो ठीक इसका डबल लेना होगा ना, देखो जितना अमोनिया जितना नाइट्रोजन ले रहे हैं उतना उससे डबल लेना है ना। अगर वॉल्यूम 22.4 तो 44.8 तो 89.6, तो बस जस्ट आपको क्या कर देना है, डबल कर देना है। तो आई होप बच्चों को ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। घर पे आप थोड़ा सा मेहनत करिए, विश्वास मानिए आप मेहनत कम करते हैं। अगर जिस दिन आप मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा और कॉन्सेप्ट को बारीकी से देखना शुरू कर दीजिएगा, चील की निगाह होनी चाहिए आपकी। जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो चील वाला निगाह रखिए, और जो फीलिंग होता है ना अंदर से आनी चाहिए, आप उस चीज को फील करें। आप जब पढ़ते हैं ना तो फील होना चाहिए कि आज क्वेश्चन हमारा बनेगा, ऐसा फीलिंग लाइए, बनेगा बनेगा बनेगा, इस तरह से करिए। जब आप इस तरह से क्वेश्चन बनाने की फीलिंग अंदर से आएगी ना, आपकी क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बनने लगेगी, और आपका जो कॉन्सेप्ट का लेवल है बहुत स्टैंडर्ड लेवल पे चला जाएगा। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो विश्वास मानिए कोई भी क्वेश्चन आप इजीली तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि बेटा देखो जितने भी क्वेश्चन है सभी का एक आधार होता है, एक बेस होता है। आधार अगर सही है आप क्वेश्चन सही बनाओगे, आधार ही नहीं है कि आधार आप सही तरीके से नहीं बनाए अपने
आपके अंदर, तो फिर वो क्वेश्चन भी टफ हो जाएगा, आपका कंपटीशन भी नहीं होगा। तो विश्वास मानिए बेटा, हर एक क्वेश्चन एक आधार पे आधारित होता है, आधार पे बेस होता है। तो आधार अच्छा कीजिए, बेसिक अच्छा कीजिए, और ये सारे वीडियो जितना भी मैंने आपको भी बताया, इन सारे वीडियोस पे कमांड करिए, बार बार देखिए, क्योंकि देखा हुआ चीज आपको हमेशा याद रहेगा। मे भी आप एनसीईआरटी का बुक पढ़िए, आपको समझ में ना आए, लेकिन हमारा बताया हुआ एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखिए। आपका क्लियर नहीं हुआ तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम का वीडियो, क्वेश्चन का वीडियो देखते हैं। आइए इसको स्क्रीनशॉट करिए, आगे बढ़ते हैं।